नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के शासन की एकदम जड़ों तक। हम संविधान के पन्नों को पलटेंगे और ये देखेंगे कि कैसे देश का हर कोना, दिल्ली के बड़े बड़े दफ्तरों से लेकर गांव की छोटी सी चौपाल तक एक ही मजबूत धागे से जुड़ा हुआ है। तो तैयार हो जाइए संविधान के भाग 7, 8 और 9 की इस दिलचस्प यात्रा के लिए। ये देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा है। यही वो दस्तावेज है जो तय करता है कि एक विशाल केंद्र शासित प्रदेश कैसे चलेगा और एक छोटे से गांव की पंचायत कैसे अपने फैसले लेगी। ये शासन का एक ऐसा शानदार ढांचा है जो शक्ति को हर स्तर पर बिल्कुल सही तरीके से संतुलित करता है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम शासन की पूरी रूपरेखा को समझेंगे, फिर संविधान के एक भूले बिसरे अध्याय यानी भाग 7 को जानेंगे। उसके बाद हम यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन में गोता लगाएंगे और फिर उतरेंगे लोकतंत्र की असली जड़ों यानी पंचायतों की दुनिया में। और आखिर में इन सबको जोड़कर एक राष्ट्र की पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान के कह सकते हैं कि एक भूतिया हिस्से से, भाग 7। एक ऐसा चैप्टर जो आज मौजूद तो है लेकिन किसी काम का नहीं। ये इतिहास के पन्नों में क्यों खो गया, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचकर देखिए, आजादी के फौरन बाद का भारत उस वक्त राज्यों को आज की तरह नहीं बल्कि ए, बी, सी और डी जैसी कैटेगरी में बांटा गया था। भाग बी में वो राज्य थे जो कभी राजा महाराजाओं की रियासतें हुआ करती थी, जैसे मैसूर और सौराष्ट्र। उनके शासन के लिए खास तौर पर बनाया गया था आर्टिकल 238। लेकिन फिर आया साल 1956 और भाषा के आधार पर राज्यों का पूरा नक्शा ही बदल दिया गया, जिससे ये पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई। और बस इसी के साथ आर्टिकल 238 को संविधान से अलविदा कह दिया गया। आज भाग 7 सिर्फ एक हिस्टोरिकल फुटनोट है जिसका कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं है। ये संविधान में कह लीजिए एक खाली पन्ने की तरह है। चलिए अब उस भूत को पीछे छोड़कर आते हैं भाग 8 पर। यह हिस्सा हमें बताता है कि दिल्ली, अंडमान और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज का शासन आखिर चलता कैसे है। आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक सब कुछ इसी में दिया गया है। तो सवाल यह है कि इन यूनियन टेरिटरीज का बॉस कौन है? टेक्निकली भारत के राष्ट्रपति, पर असल में वो अपना काम एक एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए करते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि इन प्रदेशों की कमान सीधे सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाके या तो देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं, जैसे अंडमान निकोबार, या फिर इनका सांस्कृतिक ढांचा बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। लेकिन ठहरिए, सारे यूनियन टेरिटरीज एक जैसे नहीं हैं। यहां भी वैरायटी है। आर्टिकल 239A के तहत पुडुचेरी में अपनी विधानसभा और मंत्री परिषद हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर को सलाह देती है। वहीं दिल्ली का मामला तो आर्टिकल 239AA के तहत बिल्कुल ही यूनिक है। यहां भी विधानसभा और मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन असली पावर का रिमोट कंट्रोल कुछ खास मामलों में केंद्र के ही पास रहता है। दिल्ली सिर्फ दिलवालों की नहीं, देश की राजधानी भी तो है। तो जाहिर है यहाँ का हिसाब किताब थोड़ा अलग होगा। यहाँ की चुनी हुई सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट जैसे काम तो देखती है, लेकिन 3 जरूरी चीजों की चाबी, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होती है। आखिरकार ये देश की राजधानी की सुरक्षा और उसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। और भाग 8 में और भी बहुत कुछ है। बात यहीं खत्म नहीं होती। आर्टिकल 240 राष्ट्रपति को यह स्पेशल पावर देता है कि वो अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप जैसे दूर दराज के इलाकों की शांति और अच्छी सरकार के लिए सीधे नियम बना सकते हैं। और आर्टिकल 241 के तहत संसद ये तय कर सकती है कि किसी यूनियन टेरिटरी का अपना हाईकोर्ट होगा या वो किसी पड़ोसी राज्य के हाईकोर्ट के दायरे में आएगा, जैसे चंडीगढ़ का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट देखता है। अब हम संविधान के उस हिस्से की तरफ चल रहे हैं जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को दिल्ली के बड़े बड़े दफ्तरों से निकालकर भारत के गांव की मिट्टी तक ले जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाग 9 की, यानी पंचायती राज की। ये वो सिस्टम है जो संसद की शक्ति को गांव की चौपाल तक पहुंचाता है। ये सब मुमकिन हुआ एक ऐतिहासिक पल में, 1992 का 73वां संविधान संशोधन। समझिए, इस एक बदलाव ने पंचायतों को सिर्फ सरकारी योजनाओं का मोहरा होने से बचा लिया और उन्हें दी संवैधानिक शक्ति। अब वो किसी की मेहरबानी पर नहीं बल्कि संविधान के दम पर खड़ी हैं। ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने की एक असली क्रांति थी। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 3 लेवल हैं, एक पिरामिड की तरह।
सबसे नीचे जमीनी स्तर पर है गांव की अपनी सरकार, ग्राम पंचायत, जो गांव की रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखती है। उसके ऊपर कई गांवों को मिलाकर बनती है पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पर योजनाओं को कोऑर्डिनेट करती है। और सबसे ऊपर पूरे जिले की कमान संभालती है जिला परिषद। ये ढांचा पक्का करता है कि शासन की पहुंच हर दरवाजे तक हो। देखिए, सच्चा लोकतंत्र वही है जहां सबकी आवाज सुनी जाए, और आर्टिकल 243D इसी बात की गारंटी देता है। ये SC और ST समुदायों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें रिजर्व करता है। और सबसे क्रांतिकारी बात, ये पक्का करता है कि पंचायतों की कम से कम 1/3 सीटों पर महिलाएं हों। सोचिए जरा, इस एक नियम ने कितनी महिलाओं को घर की दहलीज से निकालकर गांव की लीडर बना दिया। लेकिन सिर्फ पंचायतें बना देने से क्या होता है? उन्हें असली ताकत भी तो चाहिए। तो आर्टिकल 243G उन्हें गांव की सड़क, पीने का पानी, खेती जैसे 29 जरूरी विषयों पर काम करने का अधिकार देता है। पैसों की कमी ना हो, इसके लिए आर्टिकल 243I के तहत हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है, और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हों, इसकी जिम्मेदारी आर्टिकल 243K के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई है। यानी शक्ति, पैसा और निष्पक्ष चुनाव, सब कुछ पक्का किया गया है। तो जब हम इन सारे हिस्सों को भाग 7, 8 और 9 को एक साथ जोड़ते हैं, तो क्या तस्वीर बनती है? ये सिर्फ कानून की सूखी सूखी धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ ढांचा है जो राजधानी की ताकत को देश के सबसे दूर दराज गांव की उम्मीदों से जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा का पूरा ढांचा, ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन में छिपा है। एक तरफ है केंद्र का मजबूत नियंत्रण जो देश को एक रखता है, और दूसरी तरफ है गांव को दी गई शक्ति जो लोकतंत्र को जिंदा रखती है। इसी को कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जादू। तो आज की बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? पहली बात, भाग 8 यूनियन टेरिटरीज को चलाने का एक लचीला तरीका देता है। दूसरी, भाग 9 लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाता है। अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो कुछ आर्टिकल जरूर याद रखने चाहिए, जैसे दिल्ली वाला 239AA, आरक्षण वाला 243D और चुनाव आयोग वाला 243K। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा ढांचा हमें दिखाता है कि भारत में शक्ति सिर्फ कुछ हाथों में सिमटी हुई नहीं है, बल्कि हर नागरिक तक पहुंचती है। और यही तो हमारे लोकतंत्र की असली खूबसूरती है।